हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो आपके एग्जाम्स में आपको जो है जेके एसएसबी या फिर अगर मैं बात करूँ एसएससी की भी, तो वो पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। G20 क्या है। इससे पहले मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है G7 के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आपको एशियान क्या है उसके बारे में भी बताया था, सार्क क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको एक पूरा आइडिया जो है यहाँ पे दिया था। आज हम लोग बात करेंगे G20 क्या है। देखो, मैं आपको सिंपल चीजें जो है वो एक कहानी की तरह पूरा समझाता हूँ ताकि आप लोगों को किसी चीज को रट्टा ना मारना पड़े, और कल को अगर इनके इस पेपर में आप बैठे, अगर दिमाग से आपको डेट भूल भी जाए, तो ये कहानी आपको जो है वो याद आएगी और आप वहां से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर कर सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। रिसेंटली जेके एसएसबी के काफी सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक पर्टिकुलरली मेंशन है, जिसमें आपका लैब अटेंडेंट भी है। और ये जो क्लास है आपके, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपने इसके लिए अप्लाई करा और अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा, और अभी उस पर 15% डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। ऑलरेडी 500 कोर्स था जिसपे ऑलरेडी 15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं G20 पे। G20 से पहले मैं थोड़ी सी आपको कहानी जो है एक फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, आज की कहानी शुरू करने से पहले। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, G7 के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब G7 कब आया। G7 आया 1970s में। अब 1970s में G7 की आने की वजह क्या हुई, ऑयल क्राइसिस हुए थे। ऑयल क्राइसिस के बाद जितनी भी हमारी G7 का मतलब आ गया हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज। ठीक है, जितनी भी हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं ताकि ये सारी चीजें जो है इससे टैकल किया जा सके। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर गोल्डमैन सैक के एक ऑथर थे जिमन आइल, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप ये जो ब्रिक नेशंस हैं इनको भी अपने साथ ऐड कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कौन है, ये है इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, अब ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, 2050 तक हो सकता है कि लीडिंग एडवांस्ड इकोनॉमीज बन जाए। आज की डेट की अगर बात करूं तो टॉप 10 में अगर 7 ये हैं तो 3 यहां से आती है। तो इन्होंने कहा था कि इनको कर लो, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। फिर इन्होंने आपस में मिले, जो अभी आप लोग देख रहे हो एससीओ सबमिट हो रही है, उसमें ये लोग काफी मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि G7 में एक है यूएसए जो कि कॉन्टिन्यूसली जो है टैरिफ लगा रहा है किस पे, इन देशों पे, ताकि ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये इमर्जिंग ही रहे, ये इमर्ज ना कर जाए। ठीक है, सिंपल समझने के लिए। अब हुआ क्या, अब G7 चल रहा है, ये 4-5 देश जो थे अपना चल रहे थे, तो फिर भैया ये G20 कहां से आ गया जिसमें ये सारे आ गए, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, G7 में हम लोगों ने एक और पढ़ा था कि रशिया भी था एक टाइम पे, और G8 भी थे, फिर हटा, और फिर G20 में ये सब क्यों आए। अब हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्लियर है, अभी तक समझ आ गया था ब्रिक्स क्या है और G7 क्या है। अगर जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, सिंपल वे में सारी चीजें समझाएंगे। अब देखो, जो देश G7 थे वो ब्रिक्स के साथ नहीं थे। ठीक है, ब्रिक्स को ऐड करने की बात की गई थी, अलग से ग्रुपिंग की बात नहीं करी गई थी। अब इन्होंने ही मना किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि रशिया इंक्लूडेड, ब्रिक्स इंक्लूडेड, और 7-8 देश इंक्लूडेड G20 बनाना पड़ा। तो आज ये पूरी कहानी को समझेंगे आराम से, ध्यान से। चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहला सवाल, G20 एस्टेब्लिश कब हुआ। ग्रुप ऑफ 20 जो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, G7 को भी ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। और G20 जो है अब बेसिकली जो है G21 बन चुका है, उस पर भी हम लोग आएंगे। ये जो है ये क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ 1999 में। अब डायरेक्ट डेट आप लोगों को बहुत सारी जगह पे दे दी जाती है कि इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। देखो, रट्टा हमें किसी चीज को नहीं मारना है, हमें हर एक चीज को क्या करना है, उसका बैकग्राउंड समझना है कि वो चीज आई क्यों, ताकि वो दिमाग में छप जाएगी। देखो, अब ये बना क्यों, सबसे पहला सवाल, क्यों बनाया गया। 1997 में एक हुआ था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो था ना, ये इतना खतरनाक क्राइसिस था कि इसने ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं सबको हिला के रख दिया था। अब ये ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत जो है ये हुई थी थाईलैंड में। इस तरीके से अब देखो, ये एशियन क्राइसिस जो है ये हुआ, और जिसकी वजह से माना जाता है कि G20 जो है वो बनाया गया था। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में था कि G7 है, ये लोग रहेंगे, ये काम करेंगे, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग ये फ्रेम तैयार करेंगे कि फ्रेमवर्क होगा कि क्या होगा क्या नहीं, डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन चीजें इस तरीके से चलेंगी। अब हुआ क्या, देखो, अब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की भी अगर मैं बात करूं, 1980 से 1990 का जो टाइम था ना, वो था फास्ट जीडीपी ग्रोथ का। किन के लिए, एशियन कंट्रीज, जिसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया और काफी सारी है।
मैं आपको सिर्फ एक कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हुई कैसे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, गवर्नमेंट की ग्रांट्स जो थी वो मिलती जा रही थी, किसी को बिजनेस शुरू करना, आपको पैसा चाहिए ले लो, लोन चाहिए ले लो, मार्केट में पैसा बहुत तेजी से फैल रहा था, ग्रोथ बहुत तेजी से दिख रही थी। देखो अब ऑब्वियसली अगर मैं कंपनी एस्टेब्लिश करूंगा उसकी ग्रोथ दिखेगी, तो अब जब चीजें सारी हमारी पॉजिटिव इंपैक्ट में जा रही थी, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव थी, एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ पॉजिटिव थी, गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें भर भर के मिल रहे थे, फिर एक क्राइसिस आया कैसे? देखो ये जो होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ ना, एक होता है शॉर्ट टर्म ग्रोथ, एक होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी फोकस करना तो अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे करना, शॉर्ट टर्म पे नहीं। अब हुआ क्या, ये जो ग्रोथ थी ना ये शॉर्ट टर्म थी। क्यों? यहाँ पे जो इनफ्लो ऑफ मनी था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, जिसकी वजह से ना एक इकोनॉमी का बबल जो है वो तैयार हो रहा था। अब ये जो बबल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या था कि किसी भी चीज में अगर हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसको, अब आपने बैलून देखा होगा, उसको फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, एक लिमिट के बाद वो फटता जरूर है। यहाँ पे भी सेम सिनारियो इस तरीके का बना था, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, देखो जो बैंक थे उन्होंने कॉर्पोरेट्स जो बड़े बड़े थे बिना प्रॉपर उनके जो है रिस्क मैनेजमेंट के उनको लोन करना शुरू कर दिए, ठीक है, जिसको रिस्क लोन्स कहते हैं। और कल को क्या होता है, वो दिवालिया घोषित कर देते हैं। अब मान लो मैं हूं, मैंने कंपनी बनाई है जिसपे मैंने कहा कि मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगा, ठीक है। मैंने बैंक को बोला मुझे लोन दे दो, बैंक ने मुझे कहा ठीक है यार आप पैसे ले लो। बैंक ने मुझे लोन दिया कंपनी चलाने के लिए। मान लेते हैं मैंने वो भारी भरकम रकम लेने के बाद अपनी कंपनी को डिक्लेयर कर दिया कि इसका दिवाला निकल गया है। पहली चीज ये 100 लोगों की लाइफ का क्या, दूसरा जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स थे उनका क्या, और मैंने तो यहाँ पे बोल दिया कि भैया मेरा तो दिवाला निकल गया। अब ये क्या हुआ, ये जब चीजें शुरू हुई ना, तो ये सब रिजल्ट बना फाइनेंशियल सेक्टर के कोलैप्स का। बहुत सारी, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग देखते हैं ना रुपए की वैल्यू अभी आज की डेट में आप लोग न्यूज में देख रहे हैं कि 80 रुपए के करीब करीब है एक डॉलर की वैल्यू। वही इन सेक्टर्स में जो कंट्रीज मेनली टारगेटेड थी, साउथ एशियन कंट्रीज, उनका जो डॉलर की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। यानी कि आप इनका जो करेंसी थी, इकोनॉमी थी, वो बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स होना शुरू हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बाकी कंट्रीज में पड़ता है। अब ये पूरा जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो G20 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनी इसके गठन के लिए। G7 स्टार्टिंग में चल रहा था कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, अपना देखेंगे। इन्होंने भी कब बनाया था, जब ऑयल क्राइसिस हुए, ठीक है। ब्रिक्स कब बना, ब्रिक्स को ने कब बनाया, ब्रिक्स ने बनाया जब उनको बार बार बोला गया कि आप इमर्जिंग इकोनॉमी हो, आपका पॉपुलेशन आ रही है, आप लोग खुद क्यों नहीं मिलके करते, अगर कोई आपको नहीं जोड़ता तो आप खुद बनो। जो अभी इनके बीच में टसल चल रही है किसी ना किसी तरीके से। फिर क्या हुआ, अब इन्होंने सोचा कि देखो यार ये एक आग है, अगर लगी है तो फैलेगी जरूर, इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी के रिजल्ट में अब बहुत सारे चैलेंजेस जो थे वो G7 के स्कोप के भी बियॉन्ड में चले गए, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक कई चीजें ऐसी थी। वैसे तो देखो सबसे मैंने आपको क्या बताया था, ये लोग ऑलमोस्ट हाफ दुनिया की जीडीपी जो है वो कंट्रोल करते थे। लेकिन अब जब देखो पूरे देश में ही तबाही मच गई, तो फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो आपके जो है अप्रोचेस के बाहर है, कि आप उसको किसी भी तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे। तो उस वजह से देखो अब ये ध्यान रखना, इसकी फॉर्मेशन हुई कब, 1999 में। मैंने जैसे आपको बताया, अब आपको याद रखेंगे पेपर में भी आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, कब एस्टेब्लिश हुआ था 1999 के लिए। अगर पेपर में पूछेंगे क्या मेन रीजन था इसको एस्टेब्लिश करने का, तो वो थे 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस कहाँ स्टार्ट हुए थे, तो थाईलैंड में हुए थे। रीजन, ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये आप लोगों को सिर्फ याद रखने के लिए बताई है कि ये दौर उस टाइम पे इस तरीके से चला था, ठीक है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस कहीं ऐसे थे वो G7 के ही स्कोप के बाहर हो गए थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं G20 बना, ठीक है। अब ये लॉन्च हुआ कहाँ पे, ये लॉन्च हुआ था बर्लिन में, यानी कि जर्मनी में। जर्मन के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, ठीक है, हैंस इकल, और कनाडा का जो थे FM पॉल मार्टिन, ये दोनों यहाँ पे थे जिन्होंने इसको बनाया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, देखो G20 की अगर मैं बात करूं, अब सबसे मेन रीजन क्या आया था इसको बनाने का, मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो ये बनाया किसके लिए गया था, ये बनाया गया था, मेन जो G20 की मीटिंग्स हुई वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की होती थी, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हो गए, जैसे आपके RBI के गवर्नर्स हो गए, वो बाकी देश के कंट्रीज के गवर्नर से मिलेंगे कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो जो है
बरकरार रहे या उसको प्रमोट किया जा सके आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, G20 जब शुरुआत हुई थी तो वो जो है स्टार्टिंग में सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलते थे कि देखो एशियन क्राइसिस जो चीज हुई है, यानी कि एक जगह पे कोलैप्स हुआ तो उसके बाद दूसरी जगह तीसरी जगह ये जो है ना किया जाए। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि G20 की फॉर्मेशन कब हुई। ठीक है, G20 की फॉर्मेशन कब हुई, याद रखना 1999 में। और फर्स्ट सबमिट कब हुई होगी, अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट सबमिट की अगर बात करें 1999 में बना होगा तो 2000 में मिल रहे होंगे। देखो ऐसा नहीं था। ठीक है, अब मेन एम क्या था G20 का जब ये शुरू हुआ था, तब इसका मेन एम था कि जो गैप है बिटवीन डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज उसको जो है फिल किया जाए। ठीक है, जो G7 है हमारी फॉर एग्जांपल डेवलप्ड की, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज आ गई यानी कि ब्रिक्स की या फिर जो एशियन कंट्रीज हैं, उसको किस तरीके से यहाँ पे गैप किया जाए। ये ब्रिक्स बाद में बना है ये भी याद रखना, बट ये सिर्फ समझाने के लिए जो बाकी के इमर्जिंग कंट्रीज हैं सारी उसमें आ जाती हैं, इनके बीच में ये कैसे गैप को फिल किया जा सके ताकि दोबारा एशियन क्राइसिस जैसी नौबत ना आए। अब मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मेशन तो देखो हो गई 1999 में। ठीक है, अब पहली सबमिट कब हुई, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है। देखो इसको एलिवेट किया गया, अब ध्यान रखना पहले जब मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया कि इसको मेन कौन मीटिंग्स में अटेंड करता था, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, लेकिन इसको फिर बाद में एलिवेट करा गया। कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, 2008 में। 2008 में इसको एलिवेट कर दिया गया लीडर समिट में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा G20 की पहली समिट कब हुई थी, 2008 में ये पहली समिट जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके से बनता है, और कंफ्यूज कई बार बच्चा हो जाता है कि 1999 में अगर ये बनी थी, देखो अब मैं आपको सीधा लिख दूं कि फॉर्मेशन 1999, ठीक है, और फर्स्ट सबमिट 2008। अब बच्चा इसको रट्टा मारेगा, कोई गारंटी नहीं है पेपर तक याद रहेगा। अब आपको याद है कि जो पूरी कहानी मैं यहाँ पे सुना रहा हूँ, फॉर्मेशन में जब हुई थी तब गवर्नर्स और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स जो थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो मिलते थे, उसके बाद इसको एलिवेट करा गया था लीडर समिट में। ठीक है, और अब यहाँ पे याद रखना G20 को एक डेजिग्नेटेड कर दिया गया था प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब ये प्रीमियर फोरम क्यों बन कहा गया था, क्योंकि देखो इसमें सब आ गए थे, एडवांस्ड इकोनॉमीज आ गई, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी वो आ गई, और ये जो है इसको कहा गया था क्या, प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी पीटर्सबर्ग समिट, जो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने सबमिट करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, ये सबमिट कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहाँ पे है, यूएसए में। क्लियर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो एवोल्यूशन हुआ या जो इसका स्ट्रक्चर बना वो किस तरीके से बना, जो G20 थी वो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, इनिशियली उसको फोकस क्या था, सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने कहा अब एक चीज बनी गई है जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया के सबसे बड़े 20 देश मिलके यहाँ पे आए हैं, या जो यूनियंस यहाँ पे आई हैं, तो इसको क्यों ना इसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी जो है वो अब बढ़ाया जाए, फोकस एरिया जो है उसको बढ़ाया जाए। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, क्लाइमेट एंड चेंज को ऐड कर दिया। क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पे हो रहा है रिसेंटली, हेल्थ सेक्टर आ गया, जेंडर इक्वालिटी आ गया, या जो टेक्नोलॉजी है उसको इसमें इन्वॉल्व करा। ठीक है, अब दो तरीके से ये ऑपरेट करता है। सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है आपका फाइनेंस ट्रैक। ठीक है, कल को अगर पूछा जाएगा कि G20 कितने ट्रैक्स पे ऑपरेट करता है, तो दो ट्रैक्स पे करता है। पहला फाइनेंस ट्रैक जिसको फाइनेंस मिनिस्टर्स लीड करते हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो है लीड करते हैं, जो इनका प्राइमरीली इनिशियली फोकस था इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ये लोग जो है यहाँ पे फ्रेम करते हैं और ये लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या आ गया हमारा पहला फाइनेंस ट्रैक, जो जिसके लिए G20 बनाया गया था। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता मैंने आपको क्या बताया कि एवोल्यूशन हुए, ये काफी इन्होंने अपने जो सेक्टर्स थे, फोकस एरिया थे, उनको बढ़ाया। और दूसरा होता है हमारा शेरपा ट्रैक। ठीक है, अब ये शेरपा ट्रैक में क्या होता है, ये होता है कोऑर्डिनेटेड बाय लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब ये नहीं है कि सीधा नरेंद्र मोदी जो है वो जाके बोलेंगे, एक शारपा जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। G20 के शारपा जब इंडिया में समिट हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमिताभ कांत जी थे,
तो ये जो शारपास होते हैं, ये जितने भी हमारे नॉन फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना, जैसे सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट या जो भी बाकी चीजें आती हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि जब सीनियर लेवल मीटिंग हो तो वहां पे ऑलरेडी चीजें सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे याद रखना कितने ट्रैक्स में काम होता है, 2 ट्रैक्स में होता है, फाइनेंस ट्रैक और शारपा ट्रैक में। अब इन्होंने और काफी ग्रुप्स बना दिए जो इसी के ही सब पार्ट हैं, जिसमें B20 आ गया, बिजनेस 20, C20 आ गया, सिविल 20, Y20 आ गया, यानी कि U20। अब पेपर में कई बार ना क्या होता है, वो सीधा G20 नहीं पूछता कहाँ पे हुआ था, आपसे पूछेगा U20 कहाँ हुआ। जिस कंट्री के पास जो होस्ट है, जो प्रेसिडेंट है, वही जो है यहाँ पे इसको जो है ये सबमिट भी करवाता है। तो ये सिंपल है, याद रखना, पेपर में एक बार हुआ था, JKSSB ने ही Y20 पूछ लिया था G20 की जगह। तो ये चीज को ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा। ये था एक मोटा मोटा ओवरव्यू कि क्या चीजें थी, कैसे शुरू हुई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं। G7 में मैंने आपको क्या बताया था, G7 में मैंने आपको बताया था कि ये जो देश है, ये पहले ही एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, ठीक है, कि किस पे बात होगी कब, जब G20 मीटिंग्स होगी, ठीक है। तो ये पहले एक फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं अपना जो है बना लेते हैं, और इनके जो डिसीजंस थे वो क्या थे, नॉन बाइंडिंग थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने तय किया तो सबको मानना है। अब G20 में अगर मान लो कि ये फ्रेमवर्क आया, इन्होंने जो है कुछ डिसीजंस इन्होंने लिए, तो क्या अब वो जो है वो बाइंडिंग होंगे सबके लिए। तो सबसे बड़ी चीज, तो देखो इनका जो डिसीजन होता है वो भी बाइंडिंग बाइंडिंग जो है वो नहीं होता है, यानी कि जो G20 डिसाइड करती है, जरूरी नहीं है कि वो सब देशों को मानना है या फिर ये जो है ये बाइंडिंग होता है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर होता है, तो देखो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है। इसकी भी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन बेसिस पे चलती है, जैसे कि आज अगर इंडिया के पास है तो अगले साल किसी और के पास होगी, फिर किसी और के पास होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि सबमिट कहाँ पे हो रही है। अब एक सबमिट आपको याद रखनी है, इंडिया के पास जो चेयरमैनशिप थी वो थी 2023 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया के पास थी 2023 में, फिर 2024 में ये कहाँ गई, ये गई थी ब्राजील के पास, ठीक है। और 2025 में अभी यानी कि नवंबर महीने में शुरू होगी, कहाँ पे होगी ये सबमिट होगी आपकी साउथ अफ्रीका में। और पहली बार ये एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री में ये सबमिट जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, ये आपको याद रखना। देखो 2026 का अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, बट आप लोग याद रखना ये होगी यूएसए में, क्लियर है। अब एक और सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने आपको बताया 2025 में ये होने वाली है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो इसकी थीम भी याद रख लेना, अगर कल को आपको डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया तो इसकी थीम है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कि देखो सर आप तब से कह रहे हो कि G20 अभी 20 देश है कौन से हैं। आप लोगों को मैंने G7 के टाइम पे ये चीज बताई थी, वापस से एक बार रिवाइज करवाऊंगा, सीधा आपको सारी की सारी कंट्रीज जो है वो याद हो जाएंगी एक ही बार में। सबसे पहले G7 की अगर मैं बात करूं, ट्रिक क्या थी, उसकी ट्रिक थी जूस गर्लफ्रेंड, यानी कि जूस विद गर्लफ्रेंड, जिस भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये 7 देश कौन कौन से थे, जापान, यूएसए, ये आई कौन है, इटली। अब आपको याद रहेगा, क्यों याद रहेगा, क्योंकि मैंने G7 में आपको पूरा डिटेल में बताया था। बच्चे इंडिया इंडोनेशिया से कंफ्यूज होते हैं, नहीं होना है। सी से क्या आता है, कनाडा, जो G6 के बाद बना था G7, तो इसके आने पे बना था। ई क्या था, इंग्लैंड, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूके, ठीक है। जी से आ गया आपका जर्मनी, एफ से आ गया आपका फ्रांस, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सबको। अब ये कितने देश हुए, 7। कौन सा देश ऐड हुआ था जो ये G8 बना था, आप बोलोगे सर रशिया। रशिया क्यों बाहर आउट हुआ था, 2014 में इन्होंने क्या किया था, क्रीमिया पे कब्जा किया था, तो इसको बाहर निकाल दिया था। लेकिन G20 में रशिया भी यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद कौन से कंट्रीज हैं जो न्यूज में ज्यादा चल रहे हैं, आप बोलोगे सर ब्रिक्स चल रहे हैं, यानी कि कौन कौन से, ब्राजील, रशिया हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है। इसके अलावा इंडिया, सी से आपका फेवरेट चाइना जो भी न्यूज में चल रहा है, एससीओ मीट चाइना में भी याद रखना इस साल की, और साउथ अफ्रीका, ठीक है। कितने हुए, अब ये 8 और 4, आप बोलोगे सर 12 देश ये हो गए हैं। इसके अलावा अब बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ 2 मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पे इसका मेंबर हैं।
अब वो दो मुस्लिम कंट्रीज कौन सी हैं? देखो वो दो मुस्लिम कंट्री है, एक तो आपके आगे टर्की, टर्की नाटो का मेंबर भी है, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दूसरी कंट्री, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब ये 12 और 2 मिलके कितने हुए? आप बोलोगे सर 14 हो गए। इसके बाद एक ट्रिक आपको याद रखनी है, वो क्या है? इन ऑस्ट्रेलिया मैक्सिका मैक्सिका आर्ग्यूज विद यू। ठीक है, अब यहां पे ये जो चीज है ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये इन जो है ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, यहां से आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। अब ये पूरा मेक्सिका, यानी कि आप लोग इससे पूरे नाम से भी क्या याद रख सकते हो? मैक्सिको। ठीक है, ये जो यहाँ पे ई आप देख रहे हैं ये तो चलो आपको वैसे भी याद रहेगा ही। यूरोपियन यूनियन यहां से आपका आ जाता है। यूरोपियन यूनियन जो है वो G7 का परमानेंट मेंबर भी नहीं है, लेकिन परमानेंट गेस्ट जो है वो यहाँ पे है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पेपर बन जाता है कई बार। नेक्स्ट जो एस के आप यहां देख रहे हैं ये आता है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, और ये आर्ग्यूज में जो ARG आता है ये है आपका अर्जेंटीना। कितने हुए? 3 4 5 6, 14 और 6 मिलके कितने बने? आप बोलोगे सर 20। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिससे कि क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अब ये हो चुका है 21। कैसे? ये एक जो ऐड हुआ है ये कौन है? ये है आपका अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन को ऐड कब किया गया था ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था ज्वाइन इन 2023। कब? 2023 में किसके पास थी ये चेयरमैनशिप? ये हुई थी न्यू दिल्ली समिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? अब एक और चीज देखो, वैसे तो नहीं पूछी जाएगी, अगर कल को पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए। मैं एक ना वीडियो और अपलोड कर दूंगा जो मैंने इंपॉर्टेंट MCQs की बनाई थी जब इंडिया में सबमिट हुई थी ना, तब वो मैं आपके ग्रुप कोर्स में ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग चीजों को जो है एक बार वो भी रिवाइज कर लेना। कश्मीर में भी एक सबमिट हुई थी G20 की, जब इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आई थी। वो कौन सी थी? वो थी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की। ठीक है, अब ये कौन सी थी? ये थर्ड थी, मतलब थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की थी। इससे पहले 2 जगह और हुई थी। अब ये कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं थोड़े से MCQs के ऊपर। आई होप अभी तक आपको जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो सब क्लियर हो चुकी होंगी। G20 कैसे बना, आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। फिलहाल उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जो ट्रिक से याद किया उसको देख लेते हैं। जूस JUICE यानी कि इंग्लैंड, गर्लफ्रेंड यानी कि ये G8 का मेंबर रशिया। उसके बाद क्या था? आपके ब्रिक्स के मेंबर ब्राजील। कहाँ पे? आप दो लोग अपने आप अभी कर सकते हैं। ब्राजील में ब्राजील, ब्रिक्स में ब्राजील, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। मुस्लिम देश दो कौन से? सऊदी अरेबिया और कौन सा? टर्की। उसके बाद इन मैक्सिका। ठीक है, अब ये मैक्सिको भी यहाँ पे आ जाएगा। आपका यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया, सिकाई में यानी कि साउथ कोरिया, आर्ग्यूज यानी कि अर्जेंटीना। क्लियर है? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में ये सब हुई थी। तो ये याद रखने की ट्रिक एक बेसिक सी यहाँ पे है जिसको कर सकते हो। और अब ये G21 हो चुका है, ऑफिशियली नाम G20 ही है। कौन सी चीज यहाँ पे ऐड हुई है? अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे ऐड हुई है। तो चलो अब थोड़े से MCQs पे आते हैं, ताकि आप लोगों को सारी चीजें देख लेते हैं कि क्लियर हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहला सवाल कि G20 कब एस्टेब्लिश हुआ था? अब G20 एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, समिट की बात नहीं की गई है। एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। कल को पूछा जाएगा कि मेन रीजन क्या था इसको एस्टेब्लिश करने का, तो आप बोलोगे सर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू आपको ये भी दे दिया कि वो क्यों हुए थे फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली समिट किसने होस्ट करी थी? G20 की पहली समिट जो है वो किसके द्वारा होस्ट की गई थी? वो की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। कब? 2008 में ये करी गई थी पहली बार। क्लियर है? कहाँ पे? वॉशिंगटन में करी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, क्योंकि देखो G20 अगर लिखा है तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 में इंडिया के पास जो था इसकी प्रेसिडेंटशिप थी। तो थीम क्या थी उस समय? बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखा था, जितने भी गवर्नमेंट हमारे
ऑफिसेज हैं, वेबसाइट्स हैं, स्टैम्प पैड हैं, या जितनी भी चीज़ें जो थी, ईमेल थी, सबके नीचे ना एक लोगो आ गया था। वो किसका था? वो था वासुदेवाय कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर जगह ये थीम, उस पूरे 2023 में ये थीम हर जगह चली थी, तो इसको याद रखना। इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो G20 का मेंबर नहीं है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी देश जो है वो मेंबर नहीं है। अब आपको मैंने बताया है, ये है मेक्सिको है, टर्की है, सिंगापुर जो है वो अब इसका मेंबर नहीं है, मतलब था ही नहीं कभी, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर क्या है? प्राइमरी फोकस क्या है G20 समिट्स का? देखो, प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी फोकस क्या है? वो G7 हो, ब्रिक्स हो, या फिर आपका G20 हो, वो शुरुआत ही इनकी पैसे को लेके हुई थी, यानी कि इकोनॉमी को लेके हुई थी। तो इनका आंसर क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनका मेन प्राइमरी फोकस है। बाकी सब एड ऑन हुए हैं, लेकिन मेन फोकस आज की डेट में भी वही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सी एंटिटी है जो परमानेंट मेंबर बनी थी G20 का ड्यूरिंग इंडिया 2023 प्रेसिडेंसी? कौन सी बनी थी? वो है अफ्रीकन यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है? वो G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो परमानेंट गेस्ट है, ठीक है। ये हर समिट में वहां पे होता है, बट मेंबर नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड? 2023 की बात यहाँ पे की गई है। पेपर में अगर क्वेश्चन करंट के रिलेटेड आएगा तो 2023 में ज्यादा चांसेस है पूछने जाने के। कहाँ पे हुई थी? देखो, इंडिया में हुई थी। इंडिया में कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में इसको कराया गया था। और 2025 में कौन है जो इसको होस्ट करेगा? तो देखो, G20 को होस्ट करेगा 2025 में कौन सी कंट्री? वो है साउथ अफ्रीका, जो पहली अफ्रीकन कंट्री बनने वाली है जो इसको होस्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इससे पहले 2024 में कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में हुई थी। 2023 में कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। और 2026 में कहाँ पे होगी? यूनाइटेड स्टेट्स में ये करवाई जाएगी, और 2025 में यहाँ पे होगी। तो ये था हमारा पूरा G20। एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। G20 है क्या, काम क्या करता है, बना क्यों, एग्जिस्टेंस में क्यों आया, अपग्रेड होके लीडर समिट में कब गया, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको एक सिंपल स्टोरी वे में सारी चीज़ें जो है वो समझा दूं, ताकि आपको पेपर में रट्टा ना मारना पड़े। और कल को अगर आप इन केस एग्जैक्ट डेट याद भी नहीं रख पाए, तो आप लोग अगर थोड़ा सोचोगे तो आपको ये वर्ड्स कान में एग्जाम हॉल में सुनाई देंगे, और आप लोग उसका आंसर सही करके आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपको इसका डिटेल PDF या सारे की सारी क्लासेस चाहिए, तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक एग्जाम जो JNK में निकलता है उसके लिए तैयारी करवा दी जाती है, एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, सी यू सून।